नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी विपक्ष की। जी हां, सरकार ने कुछ ऐसा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है, या फिर बीजेपी ने कुछ ऐसा किया है कि विपक्ष एकजुट हो गया है। अभी तक विपक्ष एक छतरी के नीचे आने को लेकर तमाम कोशिशें हो रही थी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिस पर विपक्ष अपने आप ही एकजुट हो गया, और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही कर दी। क्या है वो मुद्दा, किस तरह विपक्ष एकजुट हुआ और क्या 2024 के चुनाव तक ये एकजुट रह पाएगा, और क्या असल में हो भी पाया है विपक्ष एकजुट, इस चीज को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या कहें, विपक्ष एकजुट हुआ है पूरी तरह से या फिर नहीं हुआ है? क्योंकि जो दल वहां पे दिख रहे थे उसमें तो बहुत सारे दल थे जो नहीं भी थे, तो क्या कहें? देखिए, संसद भवन के सामने में विजय चौक है और विजय चौक इस मायने में बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, ऐतिहासिक है, क्योंकि उस चौक पर एक तरफ रास्ता राष्ट्रपति भवन को जाता है, दूसरा रास्ता संसद भवन को जाता है, तीसरा रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है, और वो जो चौक है वहीं से रास्ता नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो सत्ता के केंद्र है वहां जाता है। तो वहां पर संसद भवन से वो काफिला निकला सांसदों का बुधवार के दिन, और वो काफिला जब आगे बढ़ रहा था और उसे जाना था ईडी दफ्तर, तो ये बात हम लोगों ने सुबह से ही नोटिस की थी कि वहां जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त है। बुधवार को सुबह से ही ये दिख रहा था। तो अचानक जब ये पुलिस बंदोबस्त की बात दिखी, तो उसके बाद जब पता लगाया गया तो पता चला कि सांसदों का मार्च है, वो ईडी दफ्तर जाना चाहते हैं। जब ये मार्च होने लगा तो हमने एक अजीब तस्वीर देखी, और वो थी कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वो नारे लगा रहे थे, और उस नारे के पीछे का जो नारा होता है वो कांग्रेस वाले लगा रहे थे। कांग्रेस वाले नारे लगा रहे थे, और उस नारे के पीछे का जो नारा होता है, नारे तो दो लाइनों के होते हैं, दूसरा लाइन सपा वाले लगा रहे थे। कुछ सपाई आगे बढ़ करके लीड करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस वाले आगे आगे चल रहे थे, आम आदमी पार्टी वाले आगे आगे चल रहे थे। और इस तरह से हमने देखा कि ये जो अजीब दृश्य है, लयबद्ध तरीके से पूरा विपक्ष जो है, ऐसा तो कभी पहले दिखा ही नहीं कि आरजेडी के लोग नारे लगाएं, आम आदमी पार्टी पीछे से सहयोग करे, उसका सहयोग करे, आम आदमी पार्टी के लोग नारे लगाएं, कांग्रेस वाले सहयोग करें। ये क्या है दृश्य? और ये मैं वहाँ चूंकि उस वक्त मौजूद था तो मैं खड़ा होकर सोचने लग गया कि बाकी चीज़ें जो दिख रही हैं उसमें से क्या एक नई चीज़ दिख रही है कि तमाम मुद्दों पर इन सभी दलों में मतभिन्नता है, लेकिन एक मुद्दे पर सब एक हो गए हैं, और वो मुद्दा है कि किस तरह से हम मोदी जी का विरोध करें। वो प्रकारांतर से कोई भी मायने लेकर के आ जाएं सामने, भाई आज की तारीख में ईडी सीबीआई के सवाल पर सब एक होने लगे हैं, कल को कोई और सवाल। लेकिन जो अल्टीमेट बात है कि एक वजह जिसके आसपास सब गोलबंद हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध है। वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। सबके अपनी अपनी वजहें हैं, वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का। और ये दृश्य ऐसा महसूस करने पर मजबूर करता है कि क्या जो विपक्षी एकता की तलाश विपक्ष के लोग इतने समय से कर रहे हैं और वो सध नहीं रही थी, क्या उसे साधने में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वही मददगार साबित हो रही है? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, उससे पहले भी तमाम बार उठाते रहे। लेकिन एक मुद्दा जो हाल फिलहाल में ज़्यादा उठा है, इशारा प्रिय मित्रों की तरफ भी है, तो उस मुद्दे ने कहीं ना कहीं ज़्यादा एकजुटता पैदा कर दी है, कुछ ऐसा लगता है। देखिए, तमाम व्यक्तिगत मुद्दे, अपने मुद्दे, जैसे तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े उनके मुद्दे, नारदा शारदा वगैरह वगैरह, बिहार में लालू यादव परिवार के अपने मुद्दे, और उन मुद्दों के बीच एक उत्तर प्रदेश में कुछ दल हैं
उनके नेताओं के अपने मुद्दे जो विपक्ष में हैं, आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे, और इसी तरह से आप देखिए कि वो जो बीआरएस पार्टी है, केसीआर के चंद्रशेखर राव साहब की तेलंगाना के अध्यक्ष, उनके अपने मुद्दे, पर इन सभी पार्टियों का एक मुद्दा कि भाई हमें अगर इन मुद्दों से दो चार होना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के सवाल पर, तो वो दरअसल एक प्रायोजित हिसाब किताब है, और वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर ऐसा करवा रही है, और इन सब के पीछे जो प्रेरणा है वो प्रधानमंत्री मोदी की है। ये उन दलों का सोचना है, उन्हें ये लगता है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो फिर उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आचरण में एकदम पाक साफ नहीं है और ये मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने आप को लीडर बनाकर पेश न करे तो विपक्षी एकता में थोड़ी ज़्यादा जान आती है, ये पिछले दिनों में नोटिस किया गया है। और इस सवाल को खड़गे ने ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरती से समझा भी, नए जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो उस तरह के भावना के साथ विपक्षी एकता को गढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ भी रहे हैं। कल राहुल गांधी थे दिल्ली में, लेकिन वो उस मार्च में नहीं आए। आज की अब तस्वीर पे आइए। आज तस्वीर फिर से एक ह्यूमन चेन बना, और जनता दल यूनाइटेड वाले का हाथ पकड़ रखा है टीआरएस वाले ने, टीआरएस वाले का हाथ पकड़ रखा है आरजेडी वाले ने, आरजेडी वाले का हाथ पकड़ रखा है कांग्रेस वाले ने। इस तरह से विभिन्न दलों के लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए संसद भवन के अंदर जो परिसर है वहां पर एक दूसरे का हाथ, और वही दृश्य जो कल मैंने देखा था विजय चौक पर, संसद भवन के भीतर देखा कि सबके अपने अपने मुद्दे, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ने को तैयार हैं, क्योंकि सबों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होंगे। तो अगर हम अभी नहीं जुड़े तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अपने तमाम इश्यूज को छोटा कर मेन इश्यूज पर, यानी कि अपनी वजूद को, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हम सबों को एक होना है। ये भावना जो है वो अचानक से विपक्ष में दिखनी शुरू हो गई। लेकिन वो क्या पूरे विपक्ष में? क्योंकि अभी हम लोग कुछ जब बात कर रहे थे तो कुछ दल ऐसे भी हैं जो नहीं थे, तो उनके अंदर की भावना कैसे जागेगी? और उनके अंदर की भावना अगर नहीं जागी तो विपक्षी एकता क्या असल में एक स्वरूप ले पाएगी 2024 में या नहीं? ये प्रश्न इस संदर्भ से जुड़ा है कि अगर वहां 18 दल थे तो क्या देश में 18 ही विपक्षी दल हैं? और उसका जवाब ना में है, क्योंकि गैर भाजपा गैर कांग्रेस दल की अगर हम बात करें तो इस देश में और भी ज्यादा हैं जो बहुत सबल हैं, मजबूत हैं। शुरुआत करते हैं बीएसपी है, जिनके की कोई प्रतिनिधि वहां नहीं थे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है। बिल्कुल। आप चलिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ, उनके प्रतिनिधि इन दोनों इवेंट्स पर नहीं थे। जो एक हमने देखा ह्यूमन चेन का आज गुरुवार को, और बुधवार को जो हम लोगों ने देखा ईडी की तरफ मार्च करते हुए सांसदों का। उसके अलावा आप तृणमूल की बात कर रहे हैं तो फिर बात बीजेडी की भी कर लीजिए। नवीन पटनायक साहब की पार्टी, और वो भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन तमाम जैसे दल नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी जमा हो रहे थे वो नहीं थे। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन की वो सरकार चला रही है आंध्र प्रदेश में, वो भी मौजूद नहीं थे। तो इस तरह से हम पाते हैं कि बहुत से दल हैं अभी भी जो कि मौजूद नहीं हैं। ऐसे करीब मैं आकलन कर रहा था 13 दल हैं जिनके अपने कम से कम 70-80 सांसद हैं आज की तारीख में, जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो ये आकलन आपका सटीक है कि बहुत से ऐसे दल हैं जो कि इस वक्त मौजूद नहीं हैं। पर बहुत से प्रश्नों पर, इस तरह के प्रश्नों पर जवाब विपक्षी दलों का ये आता है कि देखिए ये एक ऐसी शुरुआत है जो आपको नैतिक रूप से बीतते समय के साथ बाध्य करेगी कि आप कहां खड़े हैं। ये देश आपसे सवाल करेगा और आपको तय करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
आप किसका साथ दे रहे हैं? क्या आप कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं? और अगर आप दे रहे हैं तो आप एनडीए के हिस्सा क्यों नहीं हैं? कहीं देखिए, आप एनडीए का हिस्सा अगर हैं तो सीधी लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्या आप एनडीए का हिस्सा न होकर के भी क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं? कुछ दलों पर ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं और अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है ना। बिल्कुल। तो ये जो काउंटडाउन है, अब तो साल भर से कम का वक्त रह गया। जो चुनावों की घोषणा होती है उसमें फरवरी के महीने में या मार्च के प्रथम सप्ताह में ये घोषणा हो जाती है, तो हम उस अवधि को पार कर चुके हैं। तो अब तो साल भर से 365 दिन से कम का वक्त रह गया है। तो ऐसे में अब शायद इस गठजोड़ के बाद जो एक आकार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद उन दलों के सामने एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जनता देख रही है कि भाई आप किस तरफ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या वो तमाम विपक्ष के साथ हैं जो कि इस वक्त एक नए फॉर्मेशन के रूप में आकार ले रहा है। और ये तमाम घटनाएं एक पृष्ठभूमि की याद दिलाती हैं और देश ने उसे 1977 में देखा है। नारे लगा देना, नारों के पीछे नारे लगा देना, एक साथ ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाना, ये अलग चीज़ है। चुनाव में उतरना, चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारना, अपना जो शक्ति है उसका परीक्षण करना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वहाँ पर महत्वाकांक्षा भी काम करती है। तो क्या इन दो तस्वीरों को अलग करके देखा जा सकता है कि एक तरफ तो ये है कि हम संसद में या संसद परिसर के बाहर एक साथ हैं, लेकिन जहाँ चुनावी मैदान में उतरते हैं वहाँ हमको हमारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और फिर हमको ये होता है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम इस दल के साथ नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तो ये दो चीज़ें चुनाव तक मैनेज कर पाएगा क्या विपक्ष? क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं। राहुल गांधी एक तरफ अपनी यात्रा ख़त्म कर रहे थे तो कहीं पर एक दूसरी सभा भी चल रही थी, वहाँ पर 3-4 मुख्यमंत्री भी इकट्ठा हुए थे। तो वो चीज़ें सामने आएंगी, उससे कैसे उसे कैसे हैंडल कर पाएगा विपक्ष? देखिए, आपके प्रश्न के जवाब में आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 1989 के बाद हमारे देश में साल 2014 तक कोई बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। साल 2014 यानी कि 25 साल तक, 1989 से लेकर साल 2014 तक बहुत लंबा ये अवधि था। कोई बहुमत की सरकार ही नहीं बनी थी, किसी एक दल को 272 आया ही नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यूँ कहें कि ऐसे स्टार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उभर कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी नहीं थी या फिर उसके नेता नए नहीं थे, उसके मुद्दे भी नए नहीं थे। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आडवाणी जी भी लड़ते थे, वही राम मंदिर का मुद्दा उनके पास होता था। लेकिन इन मुद्दों के आसरे एक नए स्टार ने जन्म लिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पिछले विगत 2 चुनाव से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272 से अकेले पार सीटें पा जाना ये छोटी बात तो है नहीं। तो ऐसे में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ अगर कोई पैरेलल विपक्ष भी क्रिएट हो रहा हो, एक तरफ कोई एक मेन विपक्ष क्रिएट हो रहा हो, तो ये 2 समानांतर विपक्ष अगर रहेंगे तो फिर जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव और केजरीवाल जी और के चंद्रशेखर राव जी, इन सबों ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बीएसपी हमेशा से कहती रही है किसी दल के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है, अब तृणमूल ने भी कह दिया है। तो एक पैरेलल विपक्ष ऐसा और एक विपक्ष जो कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है, इन दोनों विपक्षों में अगर वो, और एक तीसरा वो धड़ा है जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी है, यानी कि वो जो कि न्यूट्रल स्टैंड रखता है, जैसे कि बीजेडी नवीन बाबू की पार्टी, जैसे कि वाईएसआर पार्टी। तो इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो गैर भाजपा वोटों का विखंडन, और अगर टुकड़ों में बंटता है तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव भी जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर 1970 का वो दृष्टांत आपको याद करना पड़ेगा। 1977 का, माफ करें, जब चुनाव घोषित हुए, एक लंबी अवधि इमरजेंसी, और उसके पहले 1971 में सरकार बनाई थी इंदिरा जी ने, फिर युद्ध हुआ,
फिर उसके बाद इमरजेंसी घोषित हुई, 2 साल 19 महीने इमरजेंसी रही। उसके बाद इमरजेंसी को ख़त्म किया और इंदिरा जी ने चुनाव घोषित कर दिया, क्योंकि देश में पिछला चुनाव 1971 में हुआ था, 1977 के चुनाव, और उसके पहले ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। सभी दलों ने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं ही नहीं, अपनी पहचान खत्म कर ली, अपनी पहचान खत्म कर ली और एक नए पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था जनता पार्टी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती संस्था थी भारतीय जनसंघ, उसने अपने आप को समाहित कर लिया और भारतीय जनसंघ का नाम मिट गया। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ 2 हुआ करते थे, कांग्रेस ओ ने अपने आप को समाहित कर लिया, लोक दल अपने आप को समाहित कर लिया। इस तरह से बहुत से दलों ने अपने आप को समाहित कर लिया और कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी हुई एक पार्टी जिसका नाम था जनता पार्टी, जिसने 1977 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से हरा दिया कांग्रेस पार्टी को, जो उस वक्त बहुत मजबूत पार्टी थी, और इंदिरा जी खुद अपना चुनाव राजनारायण के खिलाफ रायबरेली से हार गई। तो इतिहास साक्षी है कि ऐसी घटनाएं हमारे पूर्व में हुई हैं। ना अब इमरजेंसी कोई ऐसी लगाई गई, मतलब वो मुद्दे, उस टाइम के मुद्दे वो बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। और जब 2014 से पहले की बात करिएगा तो अन्ना आंदोलन, वो भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जितने आरोप लगे, ये सब चीज़ों ने बड़ा इम्पैक्ट डाला सरकारों को गिराने में। तो वैसे मुद्दे भी नहीं हैं आज की डेट में कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ इस तरह के मुद्दे हों जिस पे जनता ही सीधे डायरेक्ट रिएक्ट कर रही हो, या फिर जनता को गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब दिए जाते हैं या फिर संसद में जो बातें रखी जाती हैं उनसे कन्विंस कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रही है। उस बीच जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी शक्तिशाली है, वहां पर विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 2 सिचुएशंस कभी भी एक तरह के नहीं होते हैं, पर कोई समानताएं जो हैं उनमें अगर होती हैं तभी बातचीत होती है। आप इमरजेंसी की बात उस वक्त कर रहे हैं, मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से बात करता हूं। भी की, हराया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने वापसी भी की। उस प्रयोग में कुछ गड़बड़ियां सामने आई और आपसी महत्वाकांक्षाएं जब चढ़ने लगी तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 1980 में इंदिरा जी जीत गई। और ये बहुत आसान नहीं होता है कि आप इतने दलों को एक करें और उसके बाद फिर चलाएं सरकार को। लेकिन आप आज की तारीख में विपक्षी दलों से बात करिए, वो कहते हैं अघोषित इमरजेंसी हमारे देश में चल रहा है इस वक्त, और ये सब तमाम लोग कहते हैं, ये राहुल गांधी भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। संस्थाओं पर कब्जा हो गया है, जुडिशरी पे कब्जा है, मीडिया पे कब्जा है, तमाम संस्थाओं पे कब्जा है। आप ब्यूरोक्रेसी उनके लिए काम कर रही है जो आज की तारीख में फला पद पर हैं, रिटायर होते ही कांग्रेस से लाभार्थी हो जाते हैं, बीजेपी से लाभार्थी हो जाते हैं, कहीं के गवर्नर बना दिए जाते हैं। तो इसका मतलब कार्यपालिका जो है वो भी पूरी तरह से एक सत्ता और एक दल के प्रति समर्पित है। ये बातें आपको भी सुनने को आज की तारीख में मिल रही होंगी। तो जब इस तरह से सभी दल, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी, एक व्यक्ति, एक पहचान के खिलाफ अगर खड़े होने लग जाएं तो क्या ऐसा गठबंधन तैयार हो सकता है? यकीनन भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो कभी इमरजेंसी के काल में कांग्रेस की थी। वहां पर इमरजेंसी में दिक्कतें बहुत हुई थी, देश की जनता परेशान हुई थी। उसके पहले युद्ध हुआ था, उसके पहले युद्ध में भी देश को नुकसान हुआ था। हालांकि वो युद्ध हम जीते थे, लेकिन युद्ध आप जानते हैं आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल का सबब होता है। उसके बाद वहां उस वक्त लीडर जो थी इंदिरा जी, उनकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी हो गई थी कि वो अपना चुनाव हार गई थी। कोर्ट कह रहा है कि भाई आप फ्रॉड्यूलेंट तरीके से चुनाव आपने जीता था, तो पहला चुनाव खारिज और दूसरी बार 77 में लड़ी तो वो चुनाव हार गई। ऐसी कोई स्थिति कम से कम प्रधानमंत्री मोदी की छवि के साथ फिलहाल नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो मोदी भक्त है, जो मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2 सिचुएशंस बहुत पैरेलल नहीं होती हैं, पर इतना सेफली अज्यूम किया जा सकता है कि विपक्ष को जुड़ने की एक वजह जो उस वक्त मिली थी, आज भी शायद विपक्ष को आपस में जुड़ जाने की एक वजह मिल रही है। तमाम टकराव, तमाम महत्वाकांक्षाओं और तमाम मुश्किलों के बावजूद, अलग अलग मुद्दों के बावजूद, अब ये विपक्ष कितना जुड़ पाता है, जिसकी आधारशिला बनती हुई पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ रही है। क्या वो लोग भी साथ आ जाते हैं जो कि अभी पैरेलल विपक्ष बनाना चाहते हैं? क्या उनको भी परेशानी उसी ईडी सीबीआई से है
जिससे कि कांग्रेस पार्टी को है, या जिससे कि तृणमूल कांग्रेस को है, जिससे कि भारतीय बीआरसी को है, तेलंगाना राष्ट्र में बीआरएस को है, तो क्या ये मुद्दे मिलकर के एक कर देंगे लोगों को? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में, चूंकि कोई चेहरा नहीं खड़ा हो पाया है, तो ये तमाम दल एक हो जाएंगे और लड़ पाएंगे? ये स्थिति के बारे में अभी से विपक्ष के नेता सोचने लगे हैं और संभावनाओं पर विचार करने लगे हैं। जनता के दिमाग में एक बात और है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। तो ये सोच अगर जनता के बीच में रहेगी कि ये, क्योंकि हम लोगों ने एक शो भी किया जिसमें बताया कि कोई दल बचा ही नहीं है जिसके नेता, बड़े दल के नेता पे ईडी, सीबीआई या फिर इन सब चीज़ों की इंक्वायरी ना चल रही हो। तो अगर दिमाग में ये है कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी का कोई ऐसा इस 8-9 साल में कोई ऐसा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया ना हो, तो कहीं ना कहीं एक संभावना और भी नेगेटिव हो जाती है विपक्ष के लिए। आपको लगता है? जहां बिल्कुल, अगर आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो जनता का एक काउंटर रिएक्शन भी हो सकता है। हाँ। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अभी तक कुछ इस तरह की बात सामने आई नहीं है, पर लोग ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक छवि है जो वोट कैचर है, पर असली होता है कि पार्टी कैसे पोजीशन अपने आप को करती है। बिहार, वहां जनता दल यूनाइटेड का साथ जब जब मिला, सीटें बहुत ऊपर, साथ नहीं मिला, सीटें घटती हैं। ये दृष्टांत सामने है। आज जनता दल यूनाइटेड सामने नहीं है, 40 सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र 48 सीटों वाला राज्य है, वहां पर शिवसेना जब जब साथ रही, जबरदस्त सीटें आई। शिवसेना आज टूट गई है, उद्धव गुट है और शिंदे गुट मजबूत है, पर क्या उद्धव गुट खत्म हो चुका है? और ऐसे में क्या जो वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनी हुई है, एमवीए, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की, क्या वो चैलेंजिंग पोजीशन में है? लोग कहते हैं कि जी हाँ, वो टक्कर दे सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का ये जो गठबंधन है, ये अभी तक इलेक्टोरली टेस्ट नहीं हुआ है। अकालियों की बात कर लीजिए, वो पंजाब में साथ थे बीजेपी के, आज नहीं है। तो प्रैक्टिकली छोटे दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में कोई बहुत बड़ा मजबूत क्रेडिबल एलाय नहीं है। एक ये स्थिति है बन रही है, और दूसरी तरफ हर बड़ी विपक्षी पार्टी एक दूसरे से मिलना चाहती है, मुश्किलें मिलने में आ रही हैं। मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं मेरी शर्तों पे हाथ मिला, वो कहते हैं मेरी शर्तों पे हाथ मिला, पर मिलना है सैद्धांतिक रूप से सब एग्री कर चुके हैं। इस स्थिति का निर्माण हो रहा है। इस स्थिति के निर्माण से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर एक हो जाए विपक्ष, इसकी एक सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये स्पष्ट होने लगा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि क्या विपक्ष की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इन 2 दिनों में, उससे 24 की तस्वीर सेट हो रही है। क्या विपक्ष एकजुट हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो कौन करेगा? और अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया तो चुनाव का नतीजा 2014 और 19 जैसा ही रहने वाला है 2024 में भी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।